नमस्कार साथियों, आज हम देखने वाले हैं बुद्धि, है ना। बुद्धि से संबंधित जितने भी सिद्धांत है या जितने भी प्रकार के जो फैक्ट हैं या जितने भी परीक्षण है, आईक्यू लेवल है ना, इन सारी चीजों का आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लासेस शुरू करते हैं। बुद्धि का संप्रत्यय, ठीक है। तो बुद्धि क्या होता है? बुद्धि कोई एक चीज ना होकर अनेक चीजों का जो है वो समूह है, ठीक है, या अनेक योग्यताओं का समूह है। ठीक है, यहाँ पर आपका बुद्धि से तात्पर्य केवल या शैक्षिक या अभिरुचि या किसी एक विषय से नहीं है। बुद्धि जो है ना, बुद्धि जो अनेक योग्यताओं, ठीक है, बहुत सारी योग्यताओं का समूह है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की योग्यताओं की वातावरण के अनुकूल प्रयोग करने की क्षमता को बुद्धि कहा जाता है। विभिन्न माध्यमों में मिलने वाली सूचनाओं को समझकर उसका अर्थ निकालने की क्षमता, ठीक है। विभिन्न सूचनाएं, ठीक है, विभिन्न सूचनाएं मिलता है, सूचनाएं मिलने के बाद सूचनाओं को समझकर, ठीक है, सूचनाओं को समझकर उसका अर्थ निकालने की क्षमता जो है वो बुद्धि है। ठीक है, एक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता की उपयुक्त परिभाषा है एक स्थिर और अपरिवर्तनीय व्यवहार की गुणवत्ता। ठीक है, परिभाषा देखेंगे, एक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता से की उपयुक्त परिभाषा है एक स्थिर, ठीक है, एक स्थिर और अपरिवर्तनीय व्यवहार की गुणवत्ता। ठीक है, एक अस्थिर होना चाहिए, या आप कहा जाए तो कि बुद्धि अगर स्थिर होना चाहिए, या भटकता नहीं होना चाहिए, या भटकाव नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज को लेके, है ना, आपका जो मत है वो स्थिर होना चाहिए और अपरिवर्तनीय व्यवहार, ठीक है, मतलब परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति को रचनात्मक बनाने में मदद करने वाली रचनात्मक क्रिया विधि को बुद्धिशीलता कहते हैं। ठीक है, एक रचनात्मक बनाने में, एक व्यक्ति को रचनात्मक बनाने में करने वाली रचनात्मक क्रिया विधि को बुद्धिशीलता कहते हैं। ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ पॉइंट है। ठीक है, तो पॉइंट आप देखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा जैसे बुद्धि है, ठीक है, तो बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। बुद्धि को क्या क्या चीजें जो है वो प्रभावित कर सकता है। पहला आपका अनुवांशिकी हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा वातावरण। ठीक है, अनुवांशिकी यानी कि माता पिता से मिलने वाले जो गुण होते हैं वो आपका अनुवांशिकी के अंतर्गत आ जाएगा। यह आनुवंशिक कारण से संबंध रखता है जो कि हमारे माता पिता से विरासत के रूप में मिलता है, जैसे लंबाई या त्वचा का रंग। ठीक है, जैसे माता पिता अगर लंबे हैं तो बच्चा जरूरी है कि वो लंबा ही होगा। ठीक है, और जैसे माता पिता अगर गोरे हैं तो उनके जो संतान है वो भी कहीं ना कहीं गोरा होगा। ठीक है, पालन पोषण वातावरण, ठीक है, दूसरा है कि जो बुद्धि को प्रभावित करता है वो पालन पोषण, या आपका अगर खान पान सही नहीं होगा, या आप जिस प्रकार के वातावरण में रहेंगे वो कहीं ना कहीं आपके बुद्धि को जो है वो प्रभावित करेगा। यह वातावरण के उन सभी कारकों से संबंध रखता है जो हमें प्रभावित कर सकता है। पालन पोषण का तरीका, किस प्रकार के परिवार में आपका पालन हुआ है। ठीक है, तो जिस प्रकार के परिवार में, जैसे अगर मान के चलिए एक अशिक्षित परिवार में हो रहा है मान के चलिए, तो कहीं ना कहीं आपको अन्य जो वातावरण में, जो शिक्षित वातावरण में है उनकी तुलना में कम होगा। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारक, ऐसी सभी चीजों को व्यक्ति के बाहर मौजूद होने चाहिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार के जो गुण है या वातावरण है वो बुद्धि को प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, तो बुद्धि का सिद्धांत अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिया या अलग अलग बुद्धि को माना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक कारक सिद्धांत। ठीक है, एक कारक सिद्धांत का हम रखेंगे अल्फ्रेड बिने। ठीक है, अल्फ्रेड बिने, तो हम बिने को तुम बिन से याद रख लेते हैं। ठीक है, तुम बिन, ठीक है, तुम बिन से क्या हो जाएगा? अकेला, है ना, या एक, है ना, तुम बिन अकेला या एक। ठीक है, तुम बिन हम क्या है? अकेला या एक है। तो एक कारक सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिनी। तुम बिन क्या हो गए हैं? अकेले हो गए हैं या एक हो गए हैं। ठीक है, तो एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिनी। द्विकारक, द्विकारक को आप स्पीयरमैन से याद रख लेंगे। स्पीयरमैन है, ठीक है, और वो क्या स्पीयर है? स्पीयर जो मैन है वो कितना स्पीयर मारता है? 2 स्पीयर मारता है, एक सामान्य स्पीयर और दूसरा विशिष्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे द्विकारक सिद्धांत को हम याद रखेंगे स्पीयरमैन, और स्पीयरमैन है तो स्पीयर कितने स्पीयर मारता है? 2 स्पीयर मारता है। एक हो जाएगा सामान्य स्पीयर और दूसरा हो जाएगा विशिष्ट स्पीयर। ठीक है, तो द्विकारक सिद्धांत हम देखेंगे स्पीयरमैन याद रखेंगे, चार्ल्स स्पीयरमैन, और इन्होंने कितने सिद्धांत दिए? 2 सिद्धांत। 2 सिद्धांत में कौन कौन से है? सामान्य बुद्धि और एक विशिष्ट बुद्धि। ठीक है, 2 हो जाएगा। फिर थर्स्टन, ठीक है, थर्स्टन को हम याद रखेंगे 7 क्षमताओं, है ना, 7 प्रधान क्षमताओं का समूह थर्स्टन। ठीक है, तो थर्स्टन साहब याद रखेंगे, सातों 7 मारेंगे, एक 7 मारेंगे। ठीक है, तो थर्स्टन साहब सनी देओल का याद रख लेंगे, सातों 7 मारेंगे, एक 7 मारेंगे। ठीक है, तो ये आपका 7 हो जाएगा थर्स्टन का सिद्धांत। तो थर्स्टन के सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएगा
शब्द प्रवाह क्षमता, ठीक है। दूसरा शाब्दिक अर्थ क्षमता, स्थानीय क्षमता, अवधारणात्मक गति, आंकिक क्षमता, विवेचनात्मक तर्क क्षमता, स्मृति परिशुद्धता, ठीक है। ये 7 पॉइंट होंगे। फिर स्टर्नबर्ग का क्या रखेंगे, त्रिपदी सिद्धांत, व्यवहारिक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि, आलोचनात्मक बुद्धि, ठीक है। ये स्टर्नबर्ग का बुद्धि सिद्धांत है, ठीक है। एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत। नेक्स्ट हम देखेंगे बुद्धि सिद्धांत, ठीक है, गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत। तो ये आपका बहुकारक बुद्धि का संप्रत्यय है, ठीक है। एक कारक के अंतर्गत आ जाएगा अल्फ्रेड बिने, दो कारक के अंतर्गत आ जाएगा आपका स्पीयरमैन, और बहुकारक की जब बात होगी तो गार्डनर, और साध सिद्धांत की बात होगी तो थर्स्टन, ठीक है। एक बार फिर से यहां से रिवाइज कर लेंगे। अगर एक कारक की बात होगा तो अल्फ्रेड बिने, तुम बिन अकेला, या एक हो गए हैं तो क्या हो गया, एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने। द्विकारक की बात करेंगे तो चार्ल्स स्पीयरमैन। तो दो स्पीयर कौन कौन सा है, एक सामान्य और एक विशिष्ट, ठीक है, दो हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट याद रखेंगे बहुकारण, तो हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत, ठीक है, जो बहुकारक सिद्धांत है, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर 7 जो सिद्धांत है ना, 7 जो प्रधान क्षमताओं हैं, तो वो आपका थर्स्टन से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कैटल का बुद्धि सिद्धांत, कैटल का तरल बुद्धि ठोस बुद्धि सिद्धांत, ठीक है। कैटल, तो कैटल से कैटली याद रख लेंगे। कैटली में तरल बुद्धि हो जाएगा और ठोस बुद्धि हो जाएगा, ठीक है। कैटली में क्या है, एक तरल बुद्धि सिद्धांत है, दूसरा क्या है, ठोस बुद्धि सिद्धांत है। तो ये आपका जितने भी बुद्धि सिद्धांत से संबंधित जो मनोवैज्ञानिक है, वैज्ञानिक है ना, उनका आपका यहाँ से मत याद हो जाएगा। अगर यहाँ से आपका पूछा जाता है तो बिल्कुल आपका एग्जाम में बनना चाहिए। एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने, द्विकारक सिद्धांत चार्ल्स स्पीयरमैन, कौन कौन से बुद्धि, एक सामान्य बुद्धि, एक विशिष्ट बुद्धि। फिर हम देखते हैं हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। फिर थर्स्टन का सातों सात एक साथ हो जाएगा, ठीक है। स्टर्नबर्ग देखें त्रिपदी सिद्धांत, ठीक है। फिर कैटल, कैटल में क्या है, ठोस तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि सिद्धांत, दूसरा है तरल बुद्धि सिद्धांत, ठीक है। ये आपका 2 हो जाएंगे, है ना। फिर बुद्धि का मापन किस प्रकार से किया जाता है, तो जो अल्फ्रेड बिने थे, है ना, जो एक कारक सिद्धांत दिए हुए थे, है ना, अल्फ्रेड बिने एक कारक, है ना, जो अल्फ्रेड बिने हैं, जिन्होंने एक कारक सिद्धांत दिया था, है ना, उन्हीं के द्वारा, है ना, उन्हीं के द्वारा 1905 में बुद्धि मापनी नामक पहला बुद्धि परीक्षण विकसित किया गया, ठीक है। ये आपका एग्जाम में आया हुआ फैक्ट है ना, ये आपका एग्जाम में आया हुआ फैक्ट है। अल्फ्रेड बिने और थियोडर साइमन ने सबसे पहले बुद्धि को वैज्ञानिक तरीके से मापने का प्रयास किया, और 1905 में इन्होंने साइमन बिने या बिने साइमन बुद्धि मापनी पहला जो परीक्षण किया, विकसित किया, ठीक है। यहां तक हो जाएगा। बाद में 1908 है मानसिक आयु पद का प्रयोग व्यक्ति के अपने ही समान आयु के समूह, कालानुक्रमिक आयु, ठीक है। तो ये आपका देख लेंगे। उसके बाद हम सीधा सीधा निकालते हैं 1912, ठीक है। 1912 में विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय प्रस्तुत किया, ठीक है, बुद्धि लब्धि या आईक्यू, ठीक है। तो आईक्यू हम देखेंगे मानसिक आयु बटे रहेगा कालानुक्रमिक आयु, ठीक है, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज, ठीक है, गुना 100 अगर कर देंगे तो आपका आईक्यू यहां से निकल जाएगा। अगर मान के चलिए कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है, अगर मान के चलिए उसकी आयु, है ना, यहां से देख लेते हैं। जैसे कोई मान के चल बच्चा है, ठीक है, तो उसकी मानसिक आयु क्या है, 5 साल, मतलब वो एक 5 साल की बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है, उसका दिमाग है वो 5 साल की बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है, लेकिन उसकी वास्तविक आयु 4 साल का है। यानी कि 4 साल का बच्चा 5 साल के बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है। तो हम यहाँ पर उनका जो है आईक्यू निकाल लेते हैं। तो 5 साल आपका हो जाएगा मेंटल एज बटे वास्तविक आयु या क्रॉनिकल एज बटे 4, ठीक है, यहां से काट देंगे, ठीक है, 25 पंचे 125। तो आईक्यू क्या है, वो 125 हो जाएगा, ठीक है। 90 से अगर 100 तक होता है ना, आईक्यू जो 90 से 100 तक होता है तो वो सामान्य बालक होता है, ठीक है, ये सामान्य। लेकिन अगर आप 4 साल की आयु में 5 साल के बच्चे की तरह अगर व्यवहार कर रहे हैं तो आपका जो आईक्यू है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। आगे और हम देखेंगे कि कितना बुद्धि स्तर होता है तो कौन कौन सा छात्र कहेंगे, ठीक। यहाँ पर वही बात है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि बालक को सामान्य बुद्धि माना जाता है, ठीक है। ये आपको मैंने ऊपर ही बताया था, ठीक है। बुद्धि लब्धि फिर देखेंगे आपका मानसिक आयु मेंटल एज अपान वास्तविक या क्रॉनिकल एज गुना 100, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि का ये सूत्र है। एग्जाम में आपका ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है।
हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस है ना, एमआई का सिद्धांत बताता है कि शिक्षकों को विषय वस्तु को पढ़ाने के वैकल्पिक तरीका तैयार के लिए एमआई का उपयोग एक रूपरेखा के रूप में करना चाहिए। ठीक है, ये आप पॉइंट एक बार रीड कर लेंगे। अब यहां तक हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि मानसिक आयु एक निश्चित अवधि तक बढ़ती है, फिर क्या है, स्थिर हो जाती है। विकास, ठीक है, विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाला प्रक्रिया है। ठीक है, विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन मानसिक आयु, ठीक है, एक निश्चित अवधि तक बढ़ती है, फिर क्या है, वो स्थिर हो जाती है। तो यहां से आपका एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि जो मानसिक आयु होती है वो स्थिर होती है या अस्थिर होती है या समय समय पर बदलती रहती है। तो एक निश्चित अवधि तक बढ़ती है, फिर क्या है, स्थिर हो जाती है। दो बच्चों ने एक ही वर्ष व एक ही माह में जन्म लिया हो तो अवश्य उनकी वास्तविक आयु समान होगी। यानी कि अगर एक ही माह में या एक ही दिन अगर जन्म ले रहे हैं तो उनकी वास्तविक आयु तो सेम होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका जो मेंटल एज है ना, या उनकी जो मानसिक आयु है वो सेम हो। ठीक है, आईक्यू की अवधारणा स्थिर नहीं है कि, और इन बच्चों पर लेवलिंग भी होती है। ठीक है, ये आपका एक बार रीड कर लेंगे। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसका आईक्यू 120 होगा। यानी यहाँ क्या देखेंगे, मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज, ठीक है, गुना अगर 100 अगर करते हैं हम, है ना, तो यहाँ से आईक्यू निकल जाता है, तो यहाँ से एक कट जाएगा तो ये आपका 120। ठीक है, वही आपका कहा 120 होगा। ठीक है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का संबंध बुद्धि परीक्षण से है। यह परीक्षण 1905 में तैयार किया गया था, जिसे 3 से 5 वर्ष के बालकों की बुद्धि परीक्षण की विधि है। ठीक है, तो जो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है वो बुद्धि परीक्षण से संबंधित है, और ये जो बुद्धि परीक्षण है वो 3 से 5 साल के बालकों के लिए परीक्षण की विधि है। यानी कि 3 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि आईक्यू परीक्षण के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं बुद्धि लब्धि वितरण का उदाहरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल, है ना, तो जो 90 से 110, 90 से कहीं 100 दिया रहेगा, कहीं कहीं 90 से 110 दिया जाएगा, ये सामान्य बालक हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक सामान्य हो जाएगा। सामान्य से जस्ट ऊपर जाएगा 111 से 120, तो ये आपका तीव्र बुद्धि हो जाएगा। ठीक है, फिर उससे क्या है, फिर 121 से लेके आपका 130 तक जाएगा तो प्रखर बुद्धि, और 130 से जब ऊपर जाएगा तो ये आपका प्रतिभाशाली या जीनियस या गिफ्टेड बुद्धि कहा जाता है, जैसे न्यूटन, है ना। ठीक है, न्यूटन, आइंस्टाइन, ये सारे जो है वो 130 से ऊपर वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आया था सामान्य। सामान्य हमने देखा कि 90 से 110, जस्ट उसके नीचे 81 से 90, यह क्या है, मंद बुद्धि। इनको समझाया जा सकता है प्रशिक्षण के माध्यम से, इनको सिखाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है अल्प बुद्धि। ये जैसे मंद बुद्धि है तो इनको सिखाया जा सकता है ना, इनको सिखाया जा सकता है। अल्प बुद्धि, इनको भी क्या प्रशिक्षित दिया जा सकता है, प्रशिक्षित किया जा सकता है ना। और ये जो जड़ बुद्धि है ना, उनको समझाया नहीं जा सकता। ठीक है, इनको समझाया नहीं जा सकता। तो ये आप यहाँ से बुद्धि की जो सीमाएं हैं उसको याद रखेंगे। ये आपका आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। हो सकता है सीधा सीधा आपको एक एक जो लाइन है या एक एक जो लाइन यहाँ से देख रहे हैं ना, इन सारे पॉइंट्स को आपको यहाँ से पूछ दिया जा सकता है कि 71 से कम है ना बुद्धि लब्धि। अगर आईक्यू जो 71 से कम है या 70 से कम है तो कौन सी बुद्धि होगा, जड़ बुद्धि, इडियट हो जाएगा। 71 से 80 तक देखेंगे अल्प बुद्धि, 81 से 90 मंद बुद्धि, 91 से 110 सामान्य बुद्धि हो जाएगा, 111 से 120 आपका तीव्र बुद्धि हो जाएगा, 121 से 130 आपका प्रखर बुद्धि, 130 से अगर ऊपर होता है तो हम कहेंगे कि प्रतिभाशाली, जीनियस या गिफ्टेड बुद्धि है। ठीक है, ये आपका बुद्धि पूरा यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद ये जो बच्चे हैं किस माह में कौन सा कार्य करता है उसके बारे में यहाँ से एक बार को रिवर्स कर लीजिएगा ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बुद्धि परीक्षण के प्रकार। ठीक है, बुद्धि का परीक्षण करना है। बुद्धि हमने देख लिया कि बुद्धि का सिद्धांत देख लिया, एक कारक सिद्धांत बिने, ठीक है, तुम बिन अकेला या बिने आ जाएगा। फिर द्विकारक स्पीयरमैन याद रख लेंगे, चार्ल्स स्पीयरमैन। कौन कौन सा है, एक सामान्य एक विशिष्ट।
फिर हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, फिर थर्स्टन का 7 वाला देख लिए, ठीक है। तो ये आपको हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि बुद्धि परीक्षण के प्रकार। बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार से हो सकता है? एक हो सकता है व्यक्तिगत परीक्षण, या हम किसी एक व्यक्ति का जब परीक्षण करें तो वे व्यक्तिगत परीक्षण के अंतर्गत आए। और जब हम समूह में बहुत सारे लोगों का एक साथ परीक्षण करें तो सामूहिक परीक्षण के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। व्यक्तिगत देखिए वे बुद्धि परीक्षण जो एक समय पर केवल एक ही व्यक्ति पर किए जाते हैं, यानी कि एक समय पर एक ही व्यक्ति पर किया जाता है, वो व्यक्तिगत हो जाएंगे। व्यक्तिगत परीक्षण कहा जाता है। व्यक्तिगत परीक्षण के अंतर्गत शाब्दिक और अशाब्दिक प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत शाब्दिक और अशाब्दिक, तो शाब्दिक परीक्षण और अशाब्दिक परीक्षण क्या होता है इसको देख लेते हैं। जिन व्यक्तियों को शब्दों का ज्ञान होता है, या जो पढ़े लिखे होते हैं, या जो पढ़ लिख सकते हैं, शाब्दिक परीक्षण किया जाता है। इसके अंतर्गत साइमन बी ने टर्मन मैरेली सिद्धांत, ठीक, यहाँ तो हो जाएगा। अशाब्दिक यानी कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है या शब्दों का ज्ञान नहीं है, वो क्या है, उनका जो परीक्षण किया जाता है वो अशाब्दिक परीक्षण के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। ये आपका भूल भुलैया परीक्षण, ये वैसला परीक्षण, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं सामूहिक परीक्षण, ठीक है। सामूहिक परीक्षण, इसके अंतर्गत भी शाब्दिक परीक्षण आ जाएगा कि एक साथ समूह में, है ना, एक साथ जो पढ़े लिखे यानी कि अनेक एक साथ जो है वो एक साथ अगर परीक्षण किया जाता है तो ये आपका सामूहिक परीक्षण हो जाएगा। इसके अंतर्गत शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, ठीक है। शाब्दिक यानी कि जिन लोगों को शब्दों का ज्ञान होता है, पढ़ लिख सकते हैं, उनके लिए रहेगा। तो यहाँ से जाएगा आर्मी अल्फा परीक्षण, सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण। अशाब्दिक है आर्मी बीटा परीक्षण, शिकागो क्रियात्मक परीक्षण, ठीक है। तो ये परीक्षण एक बार रेड कर लेंगे, अभी तक कहीं बार पूछा नहीं गया, हो सकता है इसको पूछ दें। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो भारतीय है ना, कुछ भारतीय बुद्धि परीक्षण, भारतीय जो वैज्ञानिक है उन्होंने भी जो परीक्षण बुद्धि परीक्षण दिया है। भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, ठीक है। भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, ठीक है। यहाँ से प्रतिपादन करता सीएम या चंद्र मोहन भाटिया, तो इन्हीं के द्वारा दिया गया था। सीएम जो भाटिया है, तो भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, बैटरी से तात्पर्य बुद्धि परीक्षणों का समूह, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं बुद्धि परीक्षण का महत्व, ठीक है। बुद्धि परीक्षण का महत्व, बुद्धि का परीक्षण क्यों कर रहे हैं, उसका महत्व क्या है। बुद्धि परीक्षण की भूमिका व्यावसायिक मार्गदर्शन में अहम होती है। बुद्धि परीक्षण द्वारा छात्रों की उन्नति के मार्ग प्रशस्त किए जाते हैं। अनुसंधान के विभिन्न घटकों के चयन होते हुए बुद्धि एक आधार होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, वो आपको एक बार रीड कर लेंगे, बिल्कुल यहाँ से आसानी से याद हो जाएगा। रचनात्मकता या सृजनात्मकता, ठीक है। क्रिएटिविटी की बात हो रहा है यहाँ पर, रचनात्मकता या क्रिएटिविटी, है ना, पूरा फुल स्क्रीन दिखाई दे रहा है, ठीक है। रचनात्मकता या क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता, ठीक है। रचनात्मकता की अगर हम बात करें तो विचारों के बीच नए संबंधों की खोज करना, ठीक है। रचनात्मकता का अगर हम अर्थ देखें, है ना, तो विचारों के बीच नए संबंधों का खोज करना। रचनात्मकता अद्भुत क्षमता जो मनुष्य को जीवन की सबसे जटिल समस्याओं को हल करने और जीवन को कुशल पूर्वक बनाने में मदद करती है। रचनात्मकता सोच एक विशिष्ट वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो समस्याओं का समाधान करती है, ठीक है। फिर हम देखेंगे जेपी गिलफोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे जेपी गिलफोर्ड ने रचनात्मकता के 5 मानसिक विचारों का वर्णन किया है। सबसे पहले हम देखेंगे किसी चीज को हम सीखते हैं या संज्ञान में लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसको हम नेगेटिव या पीछे की तरह या अपसारी चिंतन कर रहे हैं कि अभिसारी चिंतन कर रहे हैं। अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि उसको हम याद कर रहे हैं तो क्या है वो स्मृति में। फिर हम क्या उसका मूल्यांकन करते हैं, है ना, तो मूल्यांकन करते हैं तो ये 5 चीज यहाँ से याद हो जाएगा। किसी चीज को संज्ञान में लेते हैं,
सोचते हैं संज्ञान में लिंग में हम अभिसारी तरीका से सोचते हैं या अपसारी तरीका से सोचते हैं। सोचने के बाद हम उसको क्या है स्टोर कर लेते हैं या स्मृति बना लेते हैं और उसका हम क्या है मूल्यांकन करते हैं। तो ये गिलफोर्ड के 5 रचनात्मक विचार है। तो विचार आपका यहाँ से पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना। विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है? स्वतंत्र चिंतन। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण स्वतंत्र चिंतन है। जब बालक है ना या जो बालक है जब स्वतंत्र चिंतन करेगा तब वो नए नए चीजों के बारे में सोच सकता है, नए नए तर्क लगाकर तर्कपूर्ण तरीके से कार्य कर सकता है, क्रिएटिविटी नया कुछ क्रिएट कर सकता है। रचनात्मक बालकों में स्वतंत्र चिंतन की गुण पाया जाता है, स्वतंत्र चिंतन का गुण पाया जाता है। शिक्षक द्वारा बालक की सृजनात्मक को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर किसी चीज के प्रति अगर बालक का अगर रुचि है या अभिरुचि रखता है या उस चीज के लिए वो कुछ क्रिएटिविटी या कुछ सृजन करना चाहता है तो शिक्षक का ये कर्तव्य बनता है कि वो उसको क्या है प्रोत्साहित करे। ठीक है, फिर सृजनात्मकता की विशेषता हम देखते हैं ना। सृजनात्मकता की विशेषता है ना, सृजनात्मकता की विशेषता देखते हैं। सृजनात्मकता की क्या विशेषता ये होती है कि अगर हम कोई चीज है खेल हो या कहानी हो या पढ़ाई हो या कोई लेखन हो या कोई निर्माण हो, है ना, के से सृजनात्मक के विकास में सहायता मिलती है। ठीक है, सृजनात्मकता चिंतन में व्यक्ति समस्या के भिन्न भिन्न पहलुओं पर भिन्न भिन्न तरीके से जो स्थिति में चिंतन करते हैं, यानी कि एक अगर कोई समस्या है तो उस समस्या को कितने प्रकार से हल कर सकता है, ये आपका सृजनात्मकता क्रिएटिविटी या रचनात्मकता के अंतर्गत आएगा। कोई भी सृजनात्मकता अभिव्यक्ति सृजनकर्ता के लिए प्रसन्नता व आत्मसंतोष का स्रोत होता है। ठीक है, या स्रोत होती है। तो प्रसन्नता या अगर कोई भी चीज हम सृजित कर रहे हैं या कोई भी चीज हम सृजनता पूर्वक कार्य कर रहे हैं तो वो हमको कहीं ना कहीं हमको क्या प्रसन्नता और आत्मसंतोष का होती है। ठीक, आत्मसंतोष देती है। यह प्रकृति की अर्जित क्रिया है जिसमें मनुष्य प्रशिक्षण का मिश्रण करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। सृजनात्मकता प्रक्रिया और परिणाम दोनों है। ठीक है, सृजनात्मकता या किसी चीज को हम जब सीखते जाते हैं तो सृजन करने के लिए प्रक्रिया हो जाता है और जब हम कोई चीज सृजित कर देते हैं, है ना, तो वो क्या है परिणाम हो जाता है। तो याद रखेंगे जो सृजनात्मकता होता है वो प्रक्रिया भी है और परिणाम भी है। प्रक्रिया इसलिए है कि जब हम किसी चीजों को बार बार करते हैं, ठीक है, तो प्रक्रिया के अंतर्गत हो जाएगा। लेकिन जब हम उस प्रक्रिया के बाद कोई चीज सृजित कर देते हैं या कोई चीज का रचना कर देते हैं तो वो क्या परिणाम हो जाता है। तो जो सृजनात्मकता है, ठीक है, सृजनात्मकता जो है वो प्रक्रिया और परिणाम दोनों है। ठीक है, यहाँ तक सृजनवादी शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम है। सृजनात्मकता साध्य न होकर साधन है। ठीक है, यहाँ तक इससे उत्पादन का कार्य निर्देशित करती है, इससे उत्पादन का कार्य निर्देशन करती है। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। यह एक लक्ष्य आधारित जटिल प्रक्रिया है। लक्ष्य आधारित क्या है? जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, इसे समाधान का एक प्रकार भी कहा जा सकता है। तो अगर क्रिएटिविटी अगर हम कर रहे हैं तो समाधान का प्रकार कैसे कहेंगे? हम किसी चीज को बनाने के लिए इस चीज को कितने तरीके से, जैसे कोई एक सवाल है या कोई एक घर बनाना है मान के चलिए, है ना, अगर कागज पर या छोटे से पैमाने पर अगर हमको बनाना है तो हम क्या कर करके देखते हैं। ठीक है, तो कर करके हम जब देख रहे हैं तो समस्या कोई समस्या है तो समाधान का एक प्रकार भी कहा जाता है। ठीक है, क्रिएटिविटी जो है या सृजनात्मकता है वो समस्या का समाधान भी है। सृजनवाद में शिक्षा बाल केंद्रित होती है। सृजनवाद में देखें तो बालक की जो रुचि होती है या बालक का जिसमें रुचि होता है उसके अनुसार ही वो सृजनात्मक कार्य करता है। बाल्यावस्था में सृजनात्मकता रचनात्मक खेल, नाटकीय खेल, हास्य भाव द्वारा व्यक्त की जाती है। सृजनात्मक रचनात्मक खेल हो जाएगा, नाटकीय हो जाएगा या हास्य भाव द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि सृजनात्मकता के तत्व या क्रिएटिविटी के दो तत्व होते हैं ना, एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे इसमें क्या प्रवाहिता होती है। ठीक है, प्रवाहिता से तात्पर्य विचारों के प्रवाह व अनेक तरह का विचार की खुली अभिव्यक्ति। ठीक है, प्रवाहिता यानी कि अनेक तरीके से हम उसको सोच सकते हैं तो हम कहते हैं कि प्रभाविता। ठीक है, फिर नेक्स्ट आया फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन, है ना, लचीलापन। इससे तात्पर्य किसी समस्या के समाधान के लिए विभिन्न ढंग एवं तरीकों से अपनाने से है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि एक कोई प्रॉब्लम है उसको अनेक तरीकों से, है ना, अनेक तरीकों से अगर हम उसको सॉल्व कर लेते हैं तो वो क्या फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन के अंतर्गत आ जाएगा,
है ना। ओरिजिनलिटी या मौलिकता, मौलिकता से तात्पर्य अनोखापन से है, ठीक है, यानी कुछ नया, है ना। कुछ अगर आप कोई चीज अगर बनाते हैं, अगर वो नया हो, यूनिक हो, तो ही हम कहते हैं कि वो ओरिजिनलिटी है या मौलिकता है। विचार विचार पूर्णतः नवीन अभिव्यक्ति, ठीक है, नवीन अभिव्यक्ति, ठीक है। फिर नहीं देखना विस्तारण, ठीक है। इसमें व्यक्ति नए व ऊंचे विचारों को एक साथ संगठित कर उसका अर्थपूर्ण ढंग से विस्तार करता है। अगर मान के चलिए आपको कोई शब्द दे दिया जाए, है ना, जैसे कि अगर कहीं पर आपको भाषण हो रहा है, तो क्विक जो भाषण बोलने वाला होता है, तो अगर वहां पर कुछ शब्द आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि इन शब्दों को लेकर आप एक वाक्य बनाओ या एक भाषण दो या एक गीत सुनाओ, है ना, तो अनेक शब्दों को अर्थपूर्ण तरीके से जोड़कर अगर व्यक्त करते हैं ना, तो वो आपका इलेबोरेशन के अंतर्गत आ जाएगा या विस्तारण के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर देखेंगे कि स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है, तो यहां पर देखेंगे प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है, उद्भवन हो जाएगा, इसको एक बार रीड कर लेंगे, प्रबोधन और प्रमाणीकरण, ठीक है, सारे पॉइंट्स को एक बार रीड कर लेंगे, फिर आपका यहां से हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि सृजनात्मकता, ठीक है, या जो क्रिएटिविटी होती है, प्रोत्साहित करने हेतु तकनीक, ठीक है, सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने हेतु तकनीक, ठीक है, सृजनात्मक अगर हम कर रहे हैं तो उसको किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जा सकता है। मस्तिष्क उद्धरण विधि, ठीक है, यह आपका हो जाएगा। यह विधि आसबान द्वारा दिया गया था, एक बार रीड कर लेंगे, समस्या समाधान विधि, खेल विधि, रचनावादी मॉडल, सीखने का रचनावादी मॉडल बच्चों का सृजनात्मक में को उत्प्रेरित करता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले हो जाएगा मस्तिष्क उद्धरण विधि, दूसरा हो जाएगा समस्या समाधान विधि, फिर खेल विधि, फिर रचनावादी मॉडल, ठीक है। तो ये चार प्रकार के जो तकनीक होते हैं, इनके माध्यम से सृजनात्मकता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। अब लेस्ट हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा सृजनशील विद्यार्थी, ठीक है। तो सृजनशील विद्यार्थी किसको कहा जाएगा कि ऐसे बालक जो पहले से ज्ञात तथ्यों के आधार पर नए तथ्यों या नए विचारों को सृजित करता है, यानी कि पहले से, यानी कि पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए नए चीजों के बारे में क्रिएटिविटी करना या नए चीजों का विकास करना या खोज करना, है ना। तो ऐसे बालक जो खोज करते हैं वो क्या है, सृजनशील विद्यार्थी या सृजनशील बालक कहलाते हैं। इन सृजनशील बालक की विशेषताएं क्या क्या होती है, या बालक की पहचान क्या होती है, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है, ठीक है, हमेशा उत्सुक होते हैं, ठीक है, स्वायत्तता का भाव पाया जाता है, इस प्रकार के बालों में संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हो जाएंगे। लोकोमीटर गतिमान विकलांगता वाले बच्चों को सफल समावेशन में बाधा दुर्गम बुनियादी ढांचा का होता है, ये पॉइंट आप रीड कर लेंगे। एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत नियमित स्कूल होते हैं जहां पर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एवं सामान्य बच्चे दोनों को भी पढ़ाया जाता है एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत, ठीक है। तो याद रखेंगे कि एकीकृत शिक्षा समावेशी शिक्षा है ना, अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं होती हैं। तो आगे जो नेक्स्ट क्लास है शिक्षा वाले में, है ना, उसमें हम पूरा पॉइंट्स को डिटेल से क्लियर करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएगा। रचनात्मकता के जनक टॉरेंस है, जबकि अवसारी चिंतन से संबंधित मनोवैज्ञानिक जेपी गिलफोर्ड है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप रीड कर लेंगे, एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। तो आज का हमारा जो क्लास रहा है वो बुद्धि और रचनात्मकता पर आधारित रहा। फिर हमने देखा सबसे पहले बुद्धि क्या करता है, किस प्रकार से होता है, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक देखा, ठीक है, वातावरण हो जाएगा, अनुवांशिकता हो जाएगा। फिर हमने बुद्धि के सिद्धांत देखा, एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बी ने देखा, द्वि कारक सिद्धांत था स्पीयरमैन हमने देखा। फिर हमने देखा हाँ गार्डनर का, है ना, यहाँ पर देखेंगे गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत। फिर सात सिद्धांत किसने दिया, थर्स्टन ने दिया, ये सारे पॉइंट हमने याद रख लिया। फिर कैटली है, तो कैटली में क्या रहता है, तरल बुद्धि सिद्धांत और ठोस बुद्धि सिद्धांत, ये देख लिया। बुद्धि मापन हमने देखा, है ना, बुद्धि मापन अल्फ्रेड बी ने 1905 में दिया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा आईक्यू, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100 अगर हम करते हैं तो यहाँ से आपका आईक्यू निकल जाएगा, ठीक है। आईक्यू किस प्रकार से निकालता है ये भी आपको बताया हुआ है।
उसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स देखा, फिर हमने क्या है बुद्धि लब्धि है ना, या बुद्धि जो आईक्यू होता है, आईक्यू का जो वितरण किस प्रकार से किया जाता है, इसके पॉइंट्स के सारे पॉइंट्स को देखा। ठीक है, फिर बच्चे किस माह में किस प्रकार का प्रक्रिया करते हैं, ये आपको वहां से आपको दिया गया। फिर हमने देखा कि बुद्धि परीक्षण के सिद्धांत, व्यक्तिगत सिद्धांत, आपका सामूहिक परीक्षण, इसके अंतर्गत शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को हमने देखा। फिर हमने भारतीय परीक्षण देखा, भारतीय बैटरी परीक्षण। फिर हमने देखा नेक्स्ट क्रिएटिविटी या रचनात्मकता। फिर रचनात्मकता की विशेषताएं देखे है ना, विशेषता के बाद तत्व देखे, तत्व देखने के बाद अवस्थाएं देखी है ना। फिर प्रोत्साहित करने के लिए तकनीक देखा, कितना होता है मानसिक उद्धरण विधि, समस्या समाधान विधि, खेल विधि और रचनावादी मॉडल देखा। ठीक है, फिर सृजनशील विद्यार्थी कौन होते हैं, है ना, ऐसे बालक होते हैं जो पहले से ज्ञात तथ्यों को लेकर नए तथ्य है ना, या नए विचार या नए कोई चीज अगर सृजन करते हैं तो ऐसे बालक क्या है, सृजनशील विद्यार्थी कहलाते हैं। इनके गुण हम अगर देखें तो हमेशा उत्सुक रहते हैं, स्वतंत्र निर्णय की क्षमता होती है, स्वायत्ता का भाव होता है और ये बहुत ही संवेदनशील होते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास इस प्रकार से हमारा बुद्धि से संबंधित जो क्लास था ना, वो आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। तो यहाँ से अगर आपको कुछ भी अगर थोड़ा भी अगर डाउट हो तो आप क्लास को दोगुनी स्पीड से एक बार और देख लीजिएगा। क्लास के बाद क्लास नोट को रीड कर लीजिएगा, और क्लास के बाद है ना, आप अगर फुल कोर्स ज्वाइन स्टूडेंट हैं तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट इसका अपलोड करा दिया गया है, वहां से जाके आप टेस्ट भी इसका दिला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।